हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, मीन्स जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमने लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट एंड देयर रिसर्चेज, मीन्स महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिक और उनके देयर रिसर्चेज मीन्स होते हैं उनके द्वारा किए गए प्रयोग, और उन्होंने किस नाम से कौन कौन से प्रयोग किया और किसको क्या नाम से बुलाया था और किसके सन में कौन कौन से प्रयोग किए, रिसर्च की और अनुसंधान किए गए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट हमने लिया है जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं नवाश्चिन। तो नवाश्चिन के द्वारा इनके यह 1898 में इन्होंने क्या है डबल फर्टिलाइजेशन डिस्क्रिप्शन किया था, डबल फर्टिलाइजेशन देखा बताया था और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये एंजियोस्पर्म में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ये हमारे किस में होता है? ये एंजियोस्पर्म होते हैं। क्या चीज़ होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है? और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं त्रिसंयोजन। इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मीन्स होता है दो बार किसी चीज़ का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मीन्स मान के चलिए ये हमारी ओवरी थी, ओवरी में ये हमारा क्या है? ओबम है। ओबम और ओबम को किसमें, ये हमारा पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से एंटर करता है पॉलन ग्रेन, तो एक तो हमारे ओबम होता है, ओबम के एग को फर्टिलाइज करता है। दूसरा हमारा इसमें क्या होती है? पोलर सेल होती है, उसके एग को फर्टिलाइज करता है, पोलर सेल को फर्टिलाइज करता है। तो डबल फर्टिलाइज होगा। जो हमारे एग से फर्टिलाइज करता है उससे एम्ब्रियो जनरेट होता है, और जो हमारा पोलर बॉडी से जो पोलर बॉडी सेल्स होती हैं उनसे जो पोलर बॉडी सेल्स कितनी होती हैं? दो पोलर बॉडी सेल्स होती हैं। जब उनसे फर्टिलाइज होता है तो एंडोस्पर्म बनता है। तो समझ गए? तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इसको किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म में होता है। ये किसने देखी थी घटना? ये नवाश्चिन साहब ने देखी थी। कब देखी गई थी, कब बताया था इसके बारे में? तो बताया था 1898 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगा बिल्कुल। ठीक है, इसी क्रम में जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनको है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर बताया था ये 1900 में बताया था। क्या बताया था? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताया था। और इसके बाद में उन्होंने आर एच फैक्टर के बारे में बताया था। आर एच फैक्टर हमारे किस में देखा गया? रीसस मंकी में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके बारे में बताया था? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया था? ब्लड ग्रुप ए, वी, ओ एंड आर एच फैक्टर के बारे में बताया था। कब बताया था? 1900 ईस्वी में बताया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी बात में जो हमारे नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक है सटन एंड वावेरी। सटन एंड वावेरी ने क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था 1902 में, 1902 में क्या बताया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने बताया था वंशांगति का गुणसूत्र सिद्धांत बताया था। इसको हिंदी में कहते हैं वंशांगति का गुणसूत्र सिद्धांत बताया था। किसने बताया था? सटन एंड वावेरी ने बताया था। कब बताया था? तो 1902 में बताया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है ये हैं फार्मर एंड मुरे। तो फार्मर एंड मुरे ने कब बताया था? ये 1905 1905 में बताया था। क्या बताया था? एक टर्म दिया था म्यूसिस बताया था। म्यूसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं और इसमें गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं तो गुणसूत्र के नंबर होते हैं, संख्या आधी रह जाती है। किस में हो जाती है? म्यूसिस में। तो ये समझ गए। तो फार्मर एंड मुरे ने बताया था। मुरे ने कब बताया था? 1905 में एक वर्ड दिया था। कौन सा शब्द बताया था? इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन बताया था। इसको हिंदी में इंग्लिश में म्यूसिस कहते हैं। और हमारा जो था समसूत्री विभाजन, इसी में है एक चीज़ और समझ लेते हैं। समसूत्री विभाजन था, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था? इसमें बताया था एम फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होगा माइटोसिस एंड म्यूसिस के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक थे वाटसन एंड पुनेट। वाटसन एंड पुनेट ने 1906 में क्या बताया था? इन्होंने एक वर्ड सजेशन किया था, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था? तो जेनेटिक्स शब्द प्रतिपादित किया गया था वाटसन एंड पुनेट के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1906 में किया गया था। और इसके साथ इनको क्या कहते हैं? वाटसन एंड पुनेट को क्या कहा जाता है? तो हमारे विलियम वाटसन है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको? वाटसन। इनको भी यहीं पे लिख लो, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। और इनके साथ साथ और कौन कौन से वर्ड दिए थे? एक तो हमारा जेनेटिक्स वर्ड दिया था, इसके साथ दूसरा हमारा कौन सा था? एलील वर्ड इन्होंने दिया था। तो हमारा एलील वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा। और एक और वर्ड दिए थे होमोजाइगस, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। हेट्रोजाइगस भी इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था।
तो होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस किसके द्वारा दिए गए थे, ये हमारे इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट हैं इनके बारे में देखते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे हैं साइंटिस्ट हैं जॉनसन। तो जॉनसन ने 1909 में क्या बताया था, उन्होंने एक वर्ड हमारा दिया था, जीन दिया था, और जीनोटाइप के बारे में बताया था, और फिनोटाइप वर्ड दिए थे। तो जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप वर्ड हमारे किसने दिए थे, जॉनसन ने दिए थे। कब दिए थे, 1909 में दिए गए। ठीक दोस्तों, समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको इन वर्ड के बारे में, कौन से वर्ड किस वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक, इसी क्रम में जो नेक्स्ट हमारे हैं मार्गन। मार्गन साहब ने 1910 में 1910 में बताया था डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंक्ड हेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। मीन्स इसमें बताया था, इन्होंने मार्गन साहब ने बताया था लिंग सहलगन वंशांगति की खोज की थी। लिंग सहलगन वंशांगति की खोज की किसमें की गई थी, ड्रोसोफिला में की गई थी। किसने की थी, मार्गन साहब ने की थी। ठीक है, तो मार्गन कब की गई थी, 1910 ईस्वी में की गई थी। समझ गए आपको, बिल्कुल। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, मार्गन के द्वारा। कब डिस्कवर किया था, 1910 में डिस्कवर किया गया था। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे हैं रॉबर्ट फ्यूल्जन। रॉबर्ट फ्यूल्जन ने 1914 में क्या डिस्कवर किया गया था, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, प्रिपेयर की गई थी, तैयार की गई थी, स्टेन की गई थी, हिंदी में कहते हैं अभिरंजन। किसके लिए की गई थी, डीएनए के लिए। मतलब डीएनए को अभिरंजित करने के लिए एक स्टेन तैयार की गई, जिसकी वजह से डीएनए को स्टेन या स्टेनिंग की जा सके। और उन्होंने किसके बारे में बताया था, और क्लैरिफाई किया गया था। क्या चीज़ इन्होंने क्लैरिफाई की थी, इसकी विवेचना की थी, किसकी, डीएनए की थी। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, मीन्स गुणसूत्र में डीएनए की उपस्थिति की विवेचना की थी। और उन्होंने क्या बताया था, स्ट्रेन के बारे में डिस्कवरी की गई थी, जिसकी एक स्ट्रैंड प्रिपेयर की थी, जिसकी वजह से डीएनए को स्टेनिंग की जा सके। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बेटिंग एंड वेस्ट। बेटिंग एंड वेस्ट ने, ये काफ़ी फेमस और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेटिंग एंड वेस्ट ने 1922 में क्या चीज़ डिस्कवरी की थी, इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की डिस्कवरी की गई थी। और किससे ने डिस्कवर किया था, इन्हें पैंक्रियास से इसकी डिस्कवरी की गई थी। और पैंक्रियास के बारे में बताया गया, पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। इसके बाद में जो हमारे थे एआई ओपेरॉन। एआई ओपेरॉन ने 1924 में 1924 में ब्रीफ किया था, किसके बारे में, अबाउट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में उन्होंने बताया था जीवों के रासायनिक उद्गम का विकास। जीवों के रासायनिक उद्गम के विकास के बारे में बताया था, किसने बताया, एआई ओपेरॉन ने बताया था। कब बताया था, 1924 में बताया गया था। ठीक दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। इसके बाद में दूसरा हमारे बात करते हैं, ये दूसरे बात में हमारे जो हैं हरमन जे मुलर। हरमन जे मुलर साहब ने काफ़ी, इनका फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है। इन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, म्यूटेशन किया गया था फ्रॉम एक्सरे। एक्सरे किरणों के द्वारा एक म्यूटेशन कॉज किया गया था। किस में किया गया था, ड्रोसोफिला में किया गया था। ये समझ गए आपने। तो इन्हें इंड्यूस किया गया था, म्यूटेशन को इंड्यूस किया गया था, किस में, ड्रोसोफिला में किए गए थे। कौन सी किरणों की वजह से, एक्स किरणों की वजह से। ठीक, इसके बाद में ग्रिफिथ साहब ने एक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे थे, ये हमारे थे ग्रिफिथ साहब। ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवरी की गई थी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपने देखा होगा जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक प्रोसेस होती है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने की प्रोसेस होती है। इसमें 3 प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा बैक्टीरिया अपने क्या है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करता है, तो रिफॉर्म करता है। तो एक तो हमारा कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है। तो जो हमारे जो ट्रांसडक्शन फॉर्मेशन होती थी, ये ग्रिफिथ साहब ने बताई थी। कब बताई थी, 1928 में की गई थी। और इसी में उन्होंने बताया था डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। किस एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन में किया गया था। इसमें 2 इन्होंने स्ट्रेन को यूज़ किया था, एक आर स्ट्रेन को यूज़ किया था, एक एस स्ट्रेन को यूज़ किया। ये चूहे पे इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था इस पर। ठीक है, और ये चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसके बाद में जो हमारा बैक्टीरिया कौन सा लिया गया है, तो बैक्टीरिया इसमें लिया गया था, इसमें था डिप्लोकोकस निमोनाई। डिप्लोकोकस निमोनाई हमारा क्या बैक्टीरिया लिया गया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ग्रिफिथ साहब ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से कब किया था, 1928 में किया गया था। कौन सा किस बैक्टीरिया पर लिया गया था इसमें, तो बैक्टीरिया हमारा जो देखा गया था जिसमें लिया था इन्होंने, वो उसको डिप्लोकोकस निमोनाई था। इसमें 2 स्ट्रेन यूज़ किए गए थे, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
1929 में ऑब्टेन की थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक हमारे क्या है एंटीबायोटिक प्रिपेयर की गई थी। किससे की गई थी? तो ये हमारी की गई थी हमारी जो पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या चीज़ है? पेनिसिलियम नोटेटम एक हमारा क्या है, ये फंगल है, तो फंजाई है। फंजाई से की गई, फंजाई से क्या चीज़ ऑप्टेन की गई थी? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑप्शन है। इसी को है वंडर ड्रग के नाम से, वंडर ड्रग के नाम से इसको मेडिसिन को जानते हैं। और कब की गई थी? तो ये 1929 में 1929 में की गई थी। किसके द्वारा ऑप्टेन किया गया, डिस्कवर किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था। नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके? इसी उपलब्धि की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, समझ गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। इसके बाद में चलिए दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनके बारे में और समझ, ये आपको बहुत इससे परिचित होंगे। तो जो हमारे इसमें साइंटिस्ट हैं ये हैं वैन नील। वैन नील ने, इन्होंने क्या है 1931 में इन्होंने क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइट मीन्स, उन्होंने क्या है फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व की विश्लेषण की विवेचना की थी। क्या किया था? ड्यूरिंग द वाटर हाइड्रोलाइजेशन। इसमें होता है जल अपघटन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। उसमें उन्होंने बताया था प्रकाश की उपस्थिति में जल अपघटन होता है और इसी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो इसके प्रकाश की इम्पोर्टेंस के बारे में इनकी जानकारी दी थी। किसने दी थी? वैन नील ने दिया गया था। वैन नील कब दी गई थी? 1931 में दी गई थी। कौन से? फोटोसिंथेसिस। समझ गए बिल्कुल दोस्तों, दो तीन हर एक उस लाइन से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नॉल नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने इन्होंने क्या बताया था? 1932 में डिस्कवरी की गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कवरी की गई थी। किसने? नॉल एंड रस्का ने की गई थी। कब की गई थी? 1932 में की गई थी। दोस्तों ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लिए गए थे, उनके द्वारा जो ली गई थी, रिसर्च की गई थी, कौन कौन सी सन में किसने रिसर्च की उनके बारे में। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे हमेशा। तो एक बार इनको ब्रीफली हमने बताने का आपको प्रयास किया, कोशिश की गई थी। और आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं दोस्तों इसको, तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिए। कहीं ना कहीं जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।